हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। माय नेम इज रितिका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लास्ट मिनट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लास्ट मिनट पढ़ने हैं या इनको रिवाइज किए बिना आपको एग्जाम में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो मिलते हैं उनका नंबर होता है बहुत ही ज़्यादा। लगभग 8 to 10 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आज के वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। चाहे गेट एक्सेल का एग्जाम हो या जो अपकमिंग आपका CSR नेट का एग्जाम है, दोनों ही टॉपिक में दोनों ही एग्जाम में इन टॉपिक से आपके बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए हम ये टॉपिक्स कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लेके आए हैं आपके लिए, तो इनको छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से मैं इसको लेके भी आई हूँ। सारे टॉपिक्स को एक ही जगह आपको एक ही वीडियो में ही मिल रहा है। तो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का आपको ये वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो आपको एक और वीडियो इसी टाइप का मिलेगा, क्योंकि टॉपिक्स भी कुछ ज़्यादा हैं। आपको ऐसा तो है नहीं कि आप कोई छोटा मोटा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उतने ही टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। रिवाइज इज मस्ट, आपको रिवाइज करके ही जाना है, ठीक है। और इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं रिकमेंड करूंगी कि इस वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें या 3 बार देखें, ताकि सारे के सारे टॉपिक्स जितने मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी वो आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है RNA पॉलीमरेज को लेके, ठीक है। ये कुछ टेबल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। RNA पॉलीमरेज कितने तरीके के यहाँ पे दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस कॉलम में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इस कॉलम में दिया है कि ट्रांसक्राइब किसको किसको करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चाहे CSR नेट का हो चाहे गेट का हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो RNA पॉलीमरेज जो 1 होता है वो ऑल यूकेरियोट्स में पाया जाता है। ये किसको ट्रांसक्राइब करता है? rRNA, राइबोसोमल RNA इसको ट्रांसक्राइब करता है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो ऑल यूकेरियोट्स को करता है। mRNA को ट्रांसक्राइब करता है। SNO-RNA को, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA एंड miRNA, माइक्रो RNA इसको ये करता है। इसके अलावा ये HNRNA को भी करता है, आप इसको भी याद रखिए, ठीक है। RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है? ये भी ऑल यूकेरियोट्स में काम करता है। tRNA, स्मॉल rRNA और सम SNRNA एंड miRNA इसमें ये वर्क करता है। अगर आप पूछा जाता है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन में मेनली कौन सा वर्क करता है, तो आपका RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करता है। RNA पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ जो होते हैं वो आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो फोर्थ होता है आपका कुछ साइलेंसिंग में वर्क करता है, साइलेंस RNA में। एंड जो ये वाला आपका RNA है, फिफ्थ RNA इज इंपॉर्टेंट इन हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन में वर्क करता है। तो ये RNA की टेबल आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट टेबल पर देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये है DNA पॉलीमरेज के बारे में। दोनों ही पॉलीमरेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट जो है आपका बैक्टीरियल DNA पॉलीमरेज के बारे में बताया गया, और सेकंड जो है यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज के बारे में। इसको हम प्रोकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं या यूबैक्टीरियल DNA पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2 एंड DNA पॉलीमरेज 3। यहाँ पे इनकी दी हुई है सेकेंड कॉलम में सब यूनिट्स। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला आपको कॉलम नहीं पढ़ना है, आपको इतना याद लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। ये मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉलम आपको नहीं पढ़ना, सब यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। तो DNA पॉलीमरेज 1 की जो सब यूनिट होती है वो होती है 1, और जो इसका 3' to 5' एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? अभी देखिए पॉलीमरेज सब में लिखा है तो पॉलीमरेज एक्टिविटी सब में होगी, ठीक है। आपको केवल एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पढ़नी है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी का काम क्या होता है ये आपको याद रखना है, प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस होती है। तो इसमें क्या होता है? DNA पॉलीमरेज 1 क्या करता है? प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी को शो करता है, एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी करता है। इसका मेन काम क्या होता है? रिपेयर मैकेनिज्म में वर्क करता है, और कहीं कहीं के रेप्लिकेशन भी आपका रोल निभाता है। नेक्स्ट DNA पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में क्या है? इसकी सब यूनिट भी 1 होती है। ये भी क्या करता है? 3' to 5' आपकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देता है, पर ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं देता, यानी कि ये आपका जो गैप फिलिंग या रेप्लिकेशन में वर्क नहीं करता है। इसका काम केवल क्या होता है? रिपेयर मैकेनिज्म में वर्क होता है। DNA पॉलीमरेज थर्ड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलीमरेज है जो आपका रेप्लिकेशन में वर्क करता है वो होता है DNA पॉलीमरेज थर्ड। इसकी 10 सब यूनिट होती है। ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है, पर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं दिखाता। ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है।
नेक्स्ट आते हैं हम यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में आपके कौन कौन से तरीके के होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में की कितनी यूनिट होती है? 4। ये क्या करता है? ये कोई भी आपकी एक्टिविटी नहीं दिखाता, ना 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, ना 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। मेनली इसका काम क्या होता है? प्राइमिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, प्राइमिंग का काम होता है। ठीक है, जब आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो प्राइमर लगाने का काम इसका होता है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज गामा। इसकी 2 सब यूनिट होती है। इसके अंदर एक्टिविटी होती है 3' to 5', यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज गामा के अंदर होती है, लेकिन 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। इसका काम किस में होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, जो आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर, उसमें इसका वर्क होता है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है? तो गामा। ठीक है, डीएनए नेक्स्ट है आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। इसकी सब यूनिट कितनी होती है? 2। ये भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं दिखाता। ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आपका आता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। इसकी कितनी सब यूनिट होती है? 1। ये क्या करता है आपका? ये भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दिखाता है, और इसकी ये वाली जो एक्टिविटी है ये अननोन है। ठीक है, अभी भी। और ये रिपेयर मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जब आपकी सारी डीएनए पॉलीमरेज हो जाते हैं, उसके बाद ये चेक करता है कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज क्या कहाँ पे गड़बड़ है, और उसको रिपेयर करता है। ठीक है, होप यहाँ के आपको डीएनए पॉलीमरेज वाला चीज क्लियर होगी, इसको भी आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाइटामिन। वाइटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। मैं जितनी भी आपको स्लाइड्स लेके आई, सारे के सारे सिलेक्टिव हैं। तो आप वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है ये स्लाइड, तो आप इसको लाइक जरूर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। पेपर देके आप जब आए तो भी आप मुझे बताइए कि आपको इससे कितनी बेनिफिट हुआ। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि कितने तरीके के विटामिन आपके पाए जाते हैं। तो आपको पता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के क्या होते हैं? आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बाकी जो आपके विटामिन बी की क्लास की कैटेगरी एंड सी विटामिन, ये कैसा कितने होते हैं? ये सारे कैसे होते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और बाकी कैसे होते हैं? ये सब होते हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, एफ लिख दे रही हूँ मैं, एडैक हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन के केस में आपका आता है इनका नेम। ठीक है, विटामिन ए को और किस नाम से बुला सकते हैं? तो ये क्या होता है? रेटिनॉल बुला सकते हैं। इसका डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब इनकी कमी से क्या कौन से डिसऑर्डर होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से, जैसे कि नाम में ही दिख रहा है रेटिनॉल, तो लॉस ऑफ विजन, मतलब हमारा विजन जा सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन B1 यानी कि जिसको हम बोलते हैं थायामीन, इससे क्या हो सकता है? वीक मसल्स और सीवियर वेट लॉस, ज्यादा आपका वेट लॉस हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी। नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ये क्या होता है? पुअर डाइट एंड माउथ सोर्स हो सकते हैं इसको। इसमें हमारे को हम क्या बोलते हैं? एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B3 नियासिन। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से आपको डायरिया हो जाता है, डायमेटिस हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पेलेग्रा। नेक्स्ट है विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। इससे आपको क्या होता है? इस्केमिक अटैक्स एंड मल्टीपल सिरोसिस अफेक्ट ब्रेन, जो मेनली क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं ब्रेन को, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरेस्थीसिया। नेक्स्ट है विटामिन 6 पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। इसमें क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से आपको लो नंबर ऑफ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं एनीमिया। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछते हैं कि एनीमिया कौन से कॉज करती है। नेक्स्ट है B7 विटामिन B7, जिसको हम बोलते हैं बायोटिन। ये रेड एंड ची स्किन करती है, जिसको बोलते हैं डर्माइटिस। अगर आपका स्किन से रिलेटेड कोई डिफिशियंसी डिसऑर्डर है और विटामिन पूछा जाए तो B7 यानी बायोटिन। नेक्स्ट है B9 फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड का आप जानते हैं कि फॉलिक एसिड आपका इमेच्योर आरबीसीज इन द बोन मैरो। इसको भी हम क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसीज क्या होती है? आपकी जो बोन मैरो है उसमें इमेच्योर होके रह जाती है, आपकी मैच्योर नहीं होती है इसकी डिफिशियंसी से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया वो कंडीशन होती है जब आपके ब्लड में क्या होती है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 साइनोकोबैलेमिन। एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पर्नीशियस एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। तो आपको ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया में। ठीक है, दोनों के वर्क भी अलग अलग है। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आता है। विटामिन C को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ब्लीडिंग गम्स एंड स्लोएन जर्म्स, यानी कि स्कर्वी होती है। क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको जो मैं बता रही हूँ रिपीटेड, जहाँ जहाँ मैं स्टार लगा देती हूँ, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है।
मतलब ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, तो इनके आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो नहीं आए हैं वो भी आ सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका नेम पूछा गया है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसका भी नेम पूछा गया है। तो विटामिन डी का आपको पता है कैल्सीफेरॉल से नाम से आ रहा है कैल्सी, ठीक है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाना। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे बोन्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जिस डिफिशियंसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई टोकोफेरॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। क्या होता है इसमें, फॉस्टर डिप्लीशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द बॉडी, जिसे हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो आप एनीमिया के देखिए कितने कंडीशन आपने विटामिन में ही देख ली है। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के को हम क्लॉटिंग फैक्टर के तरह भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनान, इरेगुलर एंड स्लो ब्लीडिंग एंड डिफिशियंसी एंड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लीडिंग डायथिसिस। तो आपको ये याद होगा, क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है, तो इसके डिसऑर्डर से आपकी क्या होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है, और ब्लड आपका फ्लो होता चला जाएगा। तो विटामिन वाला चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट स्लाइड, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। बहुत 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 क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके हेलिकल जो बनते हैं वो लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। तो ए में राइट हैंडेड, बी में राइट हैंडेड एंड जेड में लेफ्ट हैंडेड। डायामीटर इतना नहीं पूछते हैं, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड वाला होता है उसमें अप्रॉक्स 18 एंगस्ट्रॉम होता है, बी वाले में अप्रॉक्स 20 एंगस्ट्रॉम होता है और ए वाले में अप्रॉक्स 26 एंगस्ट्रॉम होता है। बेस पेयर अगेन इंपॉर्टेंट, बेस पेयर भी पूछते हैं। बेस पेयर पर टन हेलिक्स कितना होता है, 11.6 होता है ए डीएनए में। 10 बेस पेयर, ये आ चुका है क्वेश्चन, 10 बेस पेयर कितना पर टन होता है बी डीएनए में। एंड 12 जो 6 डाइमर होते हैं, 6 मतलब 12 होते हैं और 6 डाइमर होते हैं, वो किस में होते हैं, जेड डीएनए में। नेक्स्ट हेलिकल ट्विस्ट पर बेस 31 डिग्री और 36 डिग्री, और यहाँ पे 9 डिग्री फॉर पिरिमिडीन प्यूरिन स्टेप एंड 51 डिग्री फॉर प्यूरिन पिरिमिडीन स्टेप। हेलिक्स पिच या राइज पर टर्न, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो पार्ट है आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है दोनों, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन इतना नहीं पढ़ते, ये वाला पूछते हैं। बेस टिल्ट नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सिस, ये कितना होगा आपका 20 डिग्री, कितना टिल्ट होती है, ठीक है, ये 6 डिग्री टिल्ट होती है और ये 7 डिग्री टिल्ट होती है। जो नहीं पढ़ना वो मैंने आपको यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, पर जो पढ़ना है वो आपका स्टार, जिससे क्वेश्चन आ चुका है वो स्टार मार्क भी कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव आपका जो ए वाला है, ए डीएनए है, वो नैरो और डीप बनाता है। बी डीएनए आपका वाइड एंड डीप बनाता है। जेड डीएनए आपका फ्लैट बनाता है। माइनर ग्रूव आपका जो है वो वाइड एंड शैलो बनता है। इसमें देखिए जस्ट अपोजिट ही बनेगा, इसमें नैरो एंड डीप बनेगा, इसमें भी नैरो एंड डीप बनेगा। ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुगर पकर। तो इसमें क्या होता है, C3 डैश एंडो होता है, यहाँ पे C2 डैश एंडो होता है बी वाले में, एंड जो जेड डीएनए उसमें C2 डैश एंडो फॉर पिरिमिडीन एंड C3 डैश एंडो फॉर प्यूरिन। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें एंटी बनता है, इसमें भी एंटी बनता है, इसमें एंटी फॉर पिरिमिडीन्स और सिन फॉर प्यूरिन्स, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एंटी किस में होता है, एंटी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं ए और बी में, और जेड में क्या होता है, एंटी पिरिमिडीन के लिए बनता है और सिन प्यूरिन के लिए बनता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो इन तीनों में से कौन सा होता है, तो वो होता है आपका बी डीएनए, ठीक है। बी डीएनए जो हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं वो बी डीएनए का फॉर्म होता है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप एक बार या 2 बार जरूर देख के जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए आता है आपका ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ईजी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका जो डिफ्यूजन होता है, ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड केस होता है ऑस्मोसिस का। ये कैसे मूव करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स आपके अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ही हाई अमाउंट में है और यहाँ लो है, तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हाई टू लो, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। बिना किसी मेहनत के इनके हाई से, जहाँ से ये ज़्यादा है वहाँ से ये कम की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स जो ये वाले हैं ये भी हाई है, ठीक है, बट ये क्या है, ये इनका शेप चेंज है, ठीक है। ये शेप क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट नहीं करती इस शेप को अंदर जाने के लिए, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इस तरीके के कुछ चैनल या कैरियर लगा दिए इनको ले जाने के लिए, ठीक है, इन प्रोटीन्स को। पर मूव अभी भी देखिए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, अलोंग ही कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि देखिए ज़्यादा यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है और यहाँ पे लो है, तो ये हाई से लो की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव कर रहे हैं। जो भी चीज उसी इस जो कैरियर और पंप के थ्रू या कैरियर या चैनल के थ्रू जो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों को हम मिला के या इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। पैसिव मतलब होता है विदाउट एक्सपेंडिशन ऑफ एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम बायोलॉजिकल की फॉर्म में बोलते हैं, बायोलॉजी में एटीपी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विदाउट एटीपी कौन से प्रोसेस आपके चलते हैं, तो आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिना वो एटीपी के चल सकता है, क्योंकि ये अराउंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, तो इसको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो ये प्रोसेस आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लो है और ये है हाई, फिर भी जो चीजें हैं लो से हाई की तरफ ही जा रही है, मतलब ये कैसे मूव कर रही है, ये आपका मूव कर आगे। ठीक है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी चीज के अपोजिट जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना है, तो वहां पे आपको क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो मतलब यहाँ पे इनको क्या लग रही है, इनको इन वाले मॉलिक्यूल्स को इस तरफ लाने में क्या खर्च हो रहा है, एटीपी। ठीक है, तो प्रोसेस पूछते हैं कि एटीपी का एक्सपेंडिचर कौन से प्रोसेस में होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ मॉलिक्यूल्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पूछा गया है कि मतलब इसमें बताया गया है आपका कि कौन कौन से मॉलिक्यूल किस तरीके से अंदर जाते हैं। देखिए, जब आप यहाँ से देखते हैं आयंस जो है, जैसे कि आपके हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब क्या है, आपके वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपका मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरे आपके लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, ये थोड़ा थोड़ा मूव कर पाते हैं, या आप स्लाइटली इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, O2, CO2, N2, बेंजीन, ये आपके अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। ये क्या है, ये आपकी गैसेज हैं, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही मूव कर जाती है, क्योंकि आपको देखें O2, CO2 आपको गैसेज के लिए किसी भी तरीके का आपको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। स्मॉल अगर अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कैसे है, आपको इसमें कुछ तो चीज़ें चाहिए होंगी, पर ये भी मूव कर जाएंगे। पर लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना होगा, कि आपको मूव करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये आपके मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनके लिए आपको अच्छा खासा चीज़ें चाहिए होगी, आपको प्रोटीन पंप चाहिए होगा, या आपको कुछ रिसेप्टर या इस तरीके की चीज़ें चाहिए होगी जो इनको उस तरफ ले जाए, क्योंकि ये अपने आप ही इस जगह से यहाँ इस जगह से इस जगह मूव नहीं कर पा रही, तो इनके लिए यहाँ पे कुछ रिसेप्टर टाइप्स की चीज़ें चाहिए, ताकि यहाँ पे ये चीज़ें आए और ये ओपन हो, तब ये अंदर जा पाए। ठीक है, ये आपको एक डायग्रामेटिक व्यू में वही चीज़ बताई जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आयंस, लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक एग्जांपल देके रखा है क्योंकि ये बहुत पूछते हैं। ये आपका एग्जांपल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है कि इसी कैरियर के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स हैं किसके, ग्लूट फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर का नाम आपका क्या है, ग्लूट। टिश्यू कौन कौन से में काम करते हैं, तो GLUT1 किस में काम करता है, आपका रेड ब्लड सेल में, ब्रेन में, किडनी में। क्या काम होता है इसका, ग्लूकोज अपटेक का। आपको इसके टिश्यूज याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, GLUT2 का काम क्या होता है, लीवर में, पैंक्रियाज बीटा सेल में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसका क्या काम होता है, हाई कैपेसिटी, लो एफिनिटी, रेगुलेट करता है इंसुलिन रिलीज बाय पैंक्रियाज, लीवर रिमूव करता है ग्लूकोज आफ्टर अ मील। ठीक है, GLUT3 का काम क्या होता है, मैनी मैमिलियन टिश्यूज में पाया जाता है, ये स्पेशल ब्रेन, किडनी में पाया जाता है। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, ग्लूकोज अपटेक। नेक्स्ट GLUT4 से बहुत क्वेश्चन आता है। GLUT4 कहाँ पाया जाता है, आपका हार्ट में, एडिपोज टिश्यू में, स्केलेटल मसल में। इसका काम क्या होता है, इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक हेल्प्स प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया थ्रू इंसुलिन एक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट है GLUT5 जो कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है, फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर देखिए इनमें से अगर आप देखिए तो ये वाला जो है आपका डिफरेंट है एकदम ही इसका जो फंक्शन है, तो आपसे इसके फंक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो टिश्यू है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको टिश्यूज याद रखने हैं कि GLUT1 कहाँ प्रेजेंट होता है, GLUT2 कहाँ प्रेजेंट होता है, GLUT3 कहाँ प्रेजेंट होता है, GLUT4 या GLUT5 कहाँ प्रेजेंट। एटलीस्ट आप 5 जो आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है इनका जो एरिया है या टिश्यू है वो याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ। क्वेश्चन इससे बहुत घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, बट इसमें यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीजें दे रखी हैं कि आपको एक किसी की कोई भी एक चीज उठा के आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे दे रखा है ये ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दे रखा है परसेंटेज में। नेक्स्ट ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन दे रखा है mmHg में। ये जो ग्राफ आपका बना है ये हीमोग्लोबिन का ग्राफ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो ग्राफ इसमें दिखाया है ये भी ये हीमोग्लोबिन का ग्राफ है। ये क्या होता है, ये हमने यहाँ लिख भी रखा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये जब राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट कैसे होगा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए जो मैंने आपको डॉट डॉट करके बनाया है ये आपका राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कब राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जब आपकी एफिनिटी जो है O2 को बाइंड करने की, मतलब हीमोग्लोबिन को O2 को बाइंड करने की एफिनिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी उसका पार्शियल प्रेशर किसके लिए, CO2 के लिए बढ़ रहा है, वहां पे H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 2,3 डाई PGA या बाई PG क्या हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, ये जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं ये आपको याद रखनी है कि राइट, अगर आप एक याद रख लेते हैं कि राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है तो जस्ट उसका अपोजिट आप लेफ्ट शिफ्ट में कर सकते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, अगर मैं यहाँ बनाऊं इस तरीके से तो ये आपकी हो जाएगी क्या, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एफिनिटी O2 के लिए। PCO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो डिक्रीज हो जाएगा, H+ कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा, 2,3 DPG भी यहाँ पे डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और जो आपका हीमोग्लोबिन फ्यूटल्स वाली होती है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। अब देखिए आप कैसे लर्न कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे एक मेथड्स के थ्रू, या आप कह सकते हैं इसको ट्रिक। अगर आपके लेफ्ट साइड से आपका शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट साइड जो शिफ्ट होने का मतलब है आपका देखिए इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ जो आपका ओरिजिनल है उससे ऊपर की तरफ हो रहा है। तो अगर हम जब भी अपने ग्राफ में या अपने मैप में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कम होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, याद रख सकते हैं आप, टेम्परेचर कम होगा, pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे pH क्या हो रहा था, कम हो रहा, सॉरी pH यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी। ठीक है, अगर जब जब जितना हम ऊपर जाते हैं उतना क्या होता है हमारे लिए, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, या एक ट्रिक है बस टेम्परेचर बताने की। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका सेकंड, इसमें आपको दो कर्व दिए हुए हैं, एक हीमोग्लोबिन का जो ये वाला कर्व है और एक मायोग्लोबिन का जो ये वाला कर्व है। तो मायोग्लोबिन के लिए जो कर्व है हम इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये तो कर्व आपको पता है, सिग्मोइडल। ठीक है, तो इसका जो हीमोग्लोबिन का कर्व है उसको सिग्मोइडल बोलते हैं, मायोग्लोबिन का कर्व उसे हाइपरबोलिक बोलते हैं। ओके, ये कर्व आपको याद रखना है, ऐसे तरीके से आपको कर्व दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किस मॉलिक्यूल का कर्व है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसे कह सकते हैं। काफी क्वेश्चंस इसमें ऐसे आते हैं कि आपसे बहुत ही डिफरेंट वे में पूछते हैं। जैसे कि पहला तो आपका यहाँ पे 3 ग्राफ दे रखे हैं, ल्यूएनबर्ग प्लॉट्स इसे बोलते हैं। ये आपका किस लिए, एंजाइम इनिबिशन के लिए ग्राफ है। आपको पता है 3 तरीके के इनिबिशन होते हैं, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बात की गई है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पहले तो आपसे पूछा जाएगा ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है, तो 1/v के एंड 1/s के। ठीक है, वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट के बीच में ये ग्राफ बनता है। और क्या करता है ये ग्राफ, देखिए यहाँ पे ही क्रॉस कर लेता है। इसका इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है, 1/v होता है, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे ही जो आपका लाइन क्रॉस होने से पहले ही ये क्रॉस हो जाता है लाइन पे। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है आपको दिखाई रहा है कि दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव। ठीक है,
इसमें क्या पूछना है, पहले तो आपको ग्राफ दे देंगे, पूछ लेंगे कौन से एनिमेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एनिमेशन का इनमें से कौन सा ग्राफ है, दूसरे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें केएम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं वीमैक्स जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। या आपसे चौथा चीज पूछ सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें 5 तरीके के क्वेश्चन एक ग्राफ से बन सकते हैं, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे रखनी है। मैंने ये चीज आपको बता दिया कि यहाँ पे क्रॉस होगा तो इसको 1/Vmax बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपका केएम जो है वो इंक्रीज होता है और वीमैक्स क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। ये आपको लर्न करनी है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ है अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, मतलब इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव है ये। तो ये ग्राफ क्या करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे। ठीक है, दोनों ही जो लाइन है ये इनहिबिटर और नो इनहिबिटर दोनों ही पैरेलल मूव करेंगी। सेम ग्राफ है 1/V और 1/S के बीच में बन रहा है। इसका जो स्लोप होगा वो KM/Vmax होगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसमें क्या होगा, Vmax भी रिड्यूस होगा और Kmax भी रिड्यूस होगा। ये याद करने के लिए तो सबसे इजी है कि अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से मतलब होता नहीं है, तो उसका स्लोप जो होता है KM/Vmax होता है एंड दोनों ही क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। थर्ड वाले क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, ग्राफ आपका सेम बनेगा 1/V और 1/S के बीच में, और जो इसका स्लोप है वो एंड में आके यहाँ पे मीट करता है और इसीलिए ये माइनस में चला जाता है। इसलिए इसका जो चीज बनती है वो क्या होती है, इस स्लोप में -1/Km होती है। यहाँ पे Km जो है वो अनअफेक्टेड होता है और Vmax रिड्यूस हो जाता है, और आप देख रहे हो कि कितना रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी देख लीजिए और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनसे क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे 2-3 बार भी स्टार मार्क लगा दूँ तो वो कम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत 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 पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आपकी टेबल है, बहुत ही बेसिक चीज पे है, ये आपको पता ही होंगी, बट फिर भी बच्चे इनसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, गलत करते हैं। जो 3 डोमेन है हमारे उनसे ये क्वेश्चंस है। 3 डोमेन ऑफ लाइफ हम इन्हें बोलते हैं, बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया और यूकेरियोट। बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स का लिंक है आर्चीबैक्टीरिया। फर्स्ट है आपका क्रोमोसोम्स के बारे में। सो क्रोमोसोम्स यूजुअली क्या होते हैं, इसमें सर्कुलर होते हैं, आर्चीबैक्टीरिया में भी सर्कुलर होते हैं, और यू बैक्टीरिया में क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। अगर डीएनए के बारे में भी पूछते हैं आपसे तो भी ये सेम चीज होगी। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। इनमें कोई भी न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनमें आर्ची में भी नहीं होता है एंड यूकेरियोट्स में होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम सिग्रीगेशन। क्रोमोसोम सिग्रीगेशन किस तरीके से होता है, तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के थ्रू, इसमें भी बाइनरी फिजन के थ्रू, इसमें माइटोसिस या म्योसिस के थ्रू। नेक्स्ट है आपका इंट्रॉन्स जीन में होते हैं कि नहीं होते, तो बैक्टीरिया में आपके रेयरली पाए जाते हैं, आर्ची में भी रेयरली पाए जाते हैं, और यूकेरियोट्स में आपके कॉमनली पाए जाते हैं। बहुत इंट्रॉन्स होते हैं, आपने स्लाइसिंग पढ़ी होगी तो देखा भी होगा। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम आपका बैक्टीरिया में 70S, आर्ची में 70S एंड यूकेरियोट्स में 80S। नेक्स्ट है इनिशिएटर टीआरएनए। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता है बैक्टीरिया में क्या होता है, इनिशिएटर टीआरएनए फॉर्मेल मेथियोनिन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका मेथियोनिन, और इसमें भी क्या होता है मेथियोनिन। नेक्स्ट है आपका ओपेरॉन्स। ओपेरॉन आपने पढ़ी है लाइकोपेरॉन वगैरह के बारे में, तो वो किस में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में, यानी बैक्टीरिया में होते हैं, आर्ची में भी होते हैं एंड यूकेरियोट्स में नहीं होते। नेक्स्ट है आपका कैपिंग। कैपिंग जो होता है एमआरएनए का वो किस में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता, आर्ची में नहीं होता, इसमें होता है। नेक्स्ट है आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में एक काम करता है ओनली, इसमें आपके आर्ची में बहुत सेवरल करते हैं, और उसमें आपको अभी मैंने पढ़ाया ही आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। अगर आप बोले 4 और 5 के बारे में तो वो भी गलत नहीं होगा, बट 3 जो होते हैं वो मेनली होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोमोटर्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इसके प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, -35 से -10 सीक्वेंसेस पे। इसको हम इस पे जो होते हैं वो टाटा बॉक्स बोलते हैं, इसमें भी हमको क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स है वो अलग अलग है कि नहीं। तो आपके बैक्टीरिया में आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में, इसमें भी नहीं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 12th नंबर, इसको मैं स्टार मार्क कह दूँ, मेम्ब्रेन लिपिड्स। इसमें होती है ईस्टर लिंक, इसमें होती है ईथर लिंक, और इसमें होती है ईस्टर लिंक। तो ये वाली आपसे पूछते हैं, जो आर्ची में होती है वो क्या आती है, तो वो होती है ईथर लिंक के थ्रू इसके जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है वो बाइंड होते हैं। ईथर लिंक भी कौन से होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो आपको याद रखना है ईथर लिंक वाला पार्ट आपको याद रखना है, फॉर्मल मेथियोनिन वाला यहाँ पे याद रखना है आपको, कैपिंग ऑफ आरएनए का चीज यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है,
ये चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और काफ़ी बार पूछी गई हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इकोलॉजी का पार्ट आ गया। आप देख रहे होंगे कि कितने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आई हूँ, जो आपको नॉर्मली आपको पढ़ने के लिए 2-3 बुक्स छाननी पड़ती हैं, वो आपको पूरा एक ही वीडियो में दिख रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरी जो मेहनत है उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये वीडियो आप एंड टाइम पे देखेंगे तो आपका कितना कितना बेनिफिट होगा। आप पेपर में खुद महसूस करेंगे कि आप जो आपका ने ये वीडियो देखा है वो आपके लिए कितना बेनिफिटेड हो रहा है। तो ये आपका क्या है, ग्रोथ कर्व मॉडल। ठीक है, ये आपको दो तरीके के यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हैं। पहला ये ए जिसे बोल रहे हैं और दूसरा ये जिसे हम बी बोल रहे हैं, और दो तरीके की आपको इक्वेशन भी दिख रही है, दोनों कर्व के लिए डिफरेंट इक्वेशन। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या है आपकी के क्या होती है आपकी, होती है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब हम कितना यूज कर सकते हैं, एक लिमिट। ठीक है, जो पहला वाला आपको कर्व दिख रहा है जो पिंक कलर डोनेट कर रहा है वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर निकल गया, मतलब इसके पास क्या है आपके अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा, इसको कैरिंग कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है, उसके पास बहुत रिसोर्सेज है, वो कितना चाहे उतना भी खर्च कर सकता है। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, जे शेप कर्व बोलते हैं, क्योंकि जे शेप में है। नेक्स्ट इसका नाम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, ओके, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, जे शेप कर्व है। दो मॉडल दिए गए थे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। इसकी इक्वेशन क्या होती है, dn अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज इक्वल टू rn। ठीक है, ये इंट्रिंसिक रेट होता है ऑफ इंक्रीज और ये n क्या होता है आपका टोटल होता है। नेक्स्ट है आपका जो बी वाला कर्व है, इसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये आपका कर्व कैसा दिख रहा है आपको, एस शेप्ड या सिग्मोइडल शेप भी हम इसे बोलते हैं, दिख रहा है ये ब्लू वाला। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn, सेम x की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, तभी आप देख रहे होंगे कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये एक्सीड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतना ही है। ठीक है, तो k माइनस एन अपॉन के, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, नेट जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है उसके में क्वेश्चंस फॉर्मूले से भी पूछे जाते हैं। या आपका एमसीक्यू में दे देते हैं ये कौन सा फॉर्मूला आपका सही है, या कौन सा फॉर्मूला किस ग्रोथ मॉडल को डिनोट करता है, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका रिकॉम्बिनेंट से है, आरडीटी से। अनदर इम्पॉर्टेंट स्लाइड, 101% आपके चांसेस है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं आरडीटी में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं और इनके फंक्शंस। तो फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप, सेकंड क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक बेस। आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम ही क्या होता है कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करना। ठीक है, और मेनली हम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं वो होता है टाइप 2। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है, ज्वाइन करना डीएनए मॉलिक्यूल्स को। डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट 3' एंड। 3' से ही क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑफ डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल फॉर फिलिंग गैप्स। नेक्स्ट है रिवर ट्रांसक्रिप्टेज का नाम से ही आपको क्लियर है कि डीएनए को बनाना फ्रॉम मॉलिक्यूल आरएनए। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसका काम क्या होता है, ऐड अ फॉस्फेट टू 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 5' एंड जहाँ पे होगा वहाँ पे एक फॉस्फेट को ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज का मतलब ही क्या हुआ कि एड्स होमोपॉलीमर टेल टू 3' एंड ऑफ अ लीनियर डुप्लेक्स। नेक्स्ट है एक्सोन्यूक्लियस थर्ड, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 3' एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 5' एंड of a duplex to expose single stranded 3' end। ठीक है, नेक्स्ट अनदर ये भी पूछा गया है आपसे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसका क्या काम होता है, रिमूव टर्मिनल फॉस्फेट एदर बाय 5' और 3' एंड बोथ। ठीक है, तो दोनों तरफ के जो ये आपके मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, बाकी तो कॉमन चीज़ें आपको पता भी होंगी, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं टिक कर रही हूँ यहाँ यहाँ आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। वैसे तो ये सारे ही एंजाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे ही आपने पढ़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछते हैं। पहला क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए पहले तो कि कितने तरीके की क्लासिफिकेशन है, तो आपको पता है 6 तरीके की क्लासिफिकेशन है।
पहला क्या है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से क्लियर है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी है एंड रिडक्शन भी है। तो इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और क्या होता है, रिजल्ट होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या है, ये इस तरीके का ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम से क्लियर है किसी चीज को ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर किसको करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, जैसे कि फॉस्फोरिलेज जिसमें फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है, और उसी तरीके से काइनेज में भी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलेज। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या करना, किसी चीज की हाइड्रोलिसिस कराना, किसको यूज करके, वाटर को। सो ब्रेक डाउन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर, जैसे कि प्रोटीएजेस, फॉस्फेटेजेस। नेक्स्ट है लाइएजेस। इसमें भी क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट वाटर और ऑक्सीडेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन दोनों में ही होगा, लेकिन क्या होगा, एक में वाटर की प्रेजेंस में, एक में वाटर की एब्सेंस में, जैसे कि डिकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट है आइसोमेरेज। नाम से क्लियर है कि इसमें क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, जैसे कि म्यूटेज। नेक्स्ट है लाइगेज। अब मुझे आप बताइएगा म्यूटेज आपने कहाँ पढ़ा है, म्यूटेज एंजाइम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन सी ऐसी साइकिल है आपके बायोकेमिकल वो बायोमेटाबॉलिज्म में जिसमें आपने म्यूटेज का वर्क पढ़ा है। नेक्स्ट आपका लाइगेज। लाइगेज का मतलब आपको पता है कि दो बॉन्ड्स को क्या करना, ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए, ये एक अनदर इम्पोर्टेंट है चीज है, ये आपको ध्यान भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाते हैं सेल बायोलॉजी पे। सेल बायोलॉजी में मैंने यहाँ दो चीज ले रखी है, एक सेल सरफेस रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर सेल सरफेस रिसेप्टर। अब दोनों में अंतर क्या होता है, एक सेल सरफेस रिसेप्टर मतलब ये ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, सेल जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, इसके जो आपके आपके सेल सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। क्यों सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस पे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है ये किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये क्या होता है, लायोफोबिक, यानी लिपिड हेटिंग होता है। ठीक है, तो लिपिड हेटिंग होगा तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड से ही बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर है, तो ये अंदर नहीं जा पाएगा डायरेक्टली। तो इसके लिए यहाँ पे इसको क्या चाहिए होता है, रिसेप्टर चाहिए होता है जो कि इसको क्या करे, ट्रांसफर कर सके अंदर। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एक तरीके का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ताकि हमारे जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जा सकें। जैसे कि आपको इसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर के एग्जाम्पल बताइए, या सिग्नल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल बताइए। तो एपिनेफ्रिन हो गया आपका, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। ग्लूकागॉन हो गया आपका, इंसुलिन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इनका रिसेप्टर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के भी अंदर प्रेजेंट है, इनको न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, अगर आपका यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है इस जगह पे तो हम इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, और क्या होते हैं, लायोफिलिक, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, लायोफिलिक। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप शॉर्ट में आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल जो लायोफिलिक होते हैं या हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो अंदर आपके इजीली जो आपकी लिपिड बाइलेयर है उसको क्रॉस कर सकते हैं, उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमको न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल कौन कौन से आपके हो सकते हैं, जो जितने भी आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। आपका थायराइड हार्मोन का भी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो आपको ये स्टेरॉइड वाले जैसे कि आपके प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया आपका, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए या आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ये सारे आपके क्या आ जाते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेसिक स्लाइड है जो कि इम्पोर्टेंट है, बेसिक है पर इम्पोर्टेंट है। ब्लड ग्रुप के बारे में बात की गई है। पहला क्वेश्चन ही बनता है आपका कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, कौन से टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, जो ब्लड ग्रुप होगा, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी क्या होगा, सेम ए। बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन भी बी। ए बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन दोनों। ओ ब्लड ग्रुप है मतलब ओ को समझ लीजिए नील या जीरो, तो कोई भी एंटीजन नहीं है। ये एंटीजन के केस में मैं बोल रही हूँ, आप कहीं और मत ले जाना, लिख दिया है मैंने तो मैं इसको हटा ही देती हूँ। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया कि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी जस्ट आपके अपोजिट होती है। जैसे आपके ब्लड क्या प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप आपका ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, ब्लड ग्रुप ए भी है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी। ब्लड ग्रुप में अगर कुछ भी आपका एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। ओ को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपकी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है और दोनों तरीके की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है और एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है अगर सेम ही ब्लड ग्रुप के एंटीजन और एंटीबॉडी मिल जाते हैं तो क्या करा देते हैं? एग्लूटिनेशन करा लेते हैं, यानी कि क्लम्पिंग करा लेते हैं। तभी आपको क्या करते हैं, आप सेम ऐसा नहीं कर सकते आपके डिफरेंट ग्रुप के लोगों का ब्लड ग्रुप दे दें। जैसे कि अगर मान लिया आपको ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान को अपने बी का दे दिया तो उसके पास तो एंटीबॉडी ए है, मतलब उसके पास डिफेंस मैकेनिज्म है ए के लिए, तो आप उसको ए वाला कैसे दे सकते हो? अगर आपने ऐसे कर दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? क्लॉटिंग हो जाएगी, जो उसका बहुत ही सीवियर या आपकी डेथ भी कॉज कर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पहले बनते हैं कि एंटीजन क्या होगा ब्लड ग्रुप में या एंटीबॉडी क्या होगा। दूसरे तरीके के क्वेश्चन आपका बनता है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट कहाँ होती है? प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी सेल के सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हाई लेवल पे अगर आप जाएं तो ए एंटीजन में ऐसा कौन सा आपका जो एंजाइम है वो लगता है, वो आपसे पूछता है। तो आपको याद रखना है कि एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन। ठीक है, ट्रांसफरेज, एन एसिटिल गैलेक्टोसा मीन्स ट्रांसफरेज। ये जो आपके ये लगे हुए हैं ये वही एंजाइम है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, जो कि इसको क्या बनाता है? ब्लड ग्रुप ए बनाता है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी के लिए आपका क्या होता है? ये जो आपके ये इस तरीके के एंजाइम दिख रहा है ये क्या है? गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, जो गैलेक्टोज को ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप में क्या, इनमें क्या होगा? दोनों ही चीज प्रेजेंट होंगी। देखिए ये भी प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं पर्पल वाला, और ये ग्रीन वाला भी प्रेजेंट है। मतलब इसमें क्या होगा? एसिटिल ग्लूकोसामीन भी होगा, गैलेक्टोसामीन भी होगा, ट्रांसफरेज और गैलेक्टोज ट्रांसफरेज भी होगा। इनमें क्या होगा? इसमें केवल फ्यूकोज ट्रांसफरेज होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे ये आपको कैसे दिख रहा है, पूरा खाली दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको चीजें आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक स्पाइक देखिए सब में प्रेजेंट है, मतलब फ्यूकोज ट्रांसफरेज भी सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब फ्यूकोज ट्रांसफरेज तो ऐसा है कि आपका सब में ही वैलिड है, पर जो स्पेशल चीज उसको एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन प्रोवाइड कराता है तो वो ग्रुप ए बन जाता है। अगर गैलेक्टोज ट्रांसफरेज होता है तो बी बन जाता है, अगर दोनों होते हैं तो ए भी बन जाता है, अगर कुछ नहीं होता है केवल फ्यूकोज ट्रांसफरेज होता है तो ग्रुप ओ बन जाता है। ओके, आई होप यह यहाँ पे क्लियर रही होंगी। आपको कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस, आपको इतना टाइम नहीं रह गया कि आप इन चीज़ों को ब्रीफ में पढ़ें, इसलिए मैं आपको एक ही स्लाइड में चीज़ों को बता रही हूँ, तो आप बस याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई पेपर में ये वाला चीज़ ना पूछी जाए, मैं यहाँ इसके आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकती हूँ, तो आपका पेपर पूरा ही ना हो। आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के सिलेक्टेड स्पीसीज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के सिलेक्टेड स्पीसीज की आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताती हूँ, आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो होते हैं वो सारा का सारा एनर्जी अपना क्या किस में लगा देते हैं? रिप्रोडक्शन में लगा देते हैं। और के सिलेक्टेड स्पीसीज ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास रिप्रोडक्शन करने के अलावा भी और भी काम होते हैं, उनके पास और भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर सारी की सारी एनर्जी आपका रिप्रोडक्शन लगा देंगे तो उनका साइज कैसा होता है? स्मॉल। के सिलेक्टेड में साइज क्या होता है? लार्ज। अगर मैं आपका एग्जांपल बता दूं, के सिलेक्टेड में ह्यूमंस भी आते हैं, तो आप इजीली से क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। इनका क्या होता है? फास्ट डेवलपमेंट होता है, पर आपको पता है ह्यूमन के केस में या के सिलेक्टेड में क्या होता है? स्लो डेवलपमेंट होता है। इनकी लाइफ क्या होती है? आपकी जो लाइफ है वो आर सिलेक्टेड की स्लो शॉर्ट होती है, ह्यूमंस के केस में लॉन्ग होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अर्ली होता है लाइफ में, पर रिप्रोडक्शन इसमें ह्यूमन के केस में सोचिए आप 20 ईयर्स या 17-18 ईयर्स के बाद रिप्रोडक्शन होता है, तो मतलब लेट होता है। इनमें क्या होता है? बहुत सारे स्मॉल ऑफस्प्रिंग पाए जाते हैं। इनकी कैटेगरी में अगर हम रख लेते हैं तो बहुत सारे आप एनिमल्स रख सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स रख सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है? बहुत सारे स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। ह्यूमन के केस में भी आप देखते हैं लार्ज ऑफस्प्रिंग होंगे लेकिन कुछ होंगे।
यहाँ क्या होती है, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, मतलब जल्दी जल्दी से ग्रोथ होती है, यहाँ पे स्लो होती है। ठीक है, पेरेंटल केयर यहाँ पे नहीं हो पाती क्योंकि ऑफस्प्रिंग इतने सारे हो जाते हैं मैंने इस फॉल कि किसको किसको पेरेंटल केयर देंगे, और ये अपना इतना एनर्जी रिप्रोडक्शन में खर्च कर देते हैं कि इनके पास एनर्जी नहीं बचती पेरेंटल केयर के लिए। इनके पास पेरेंटल केयर बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनके ऑफस्प्रिंग कम होते हैं और इनके पास एनर्जी भी होती है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी इनकी क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि बहुत सारे होंगे तो उनके पास इतनी अच्छी कॉम्पिटिशन की जो पावर है वो नहीं होगी, पर इनके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है वेरिएबल पॉपुलेशन साइज। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन साइज वेरी करता है कि कब इनका डेथ होनी है, ये कोई भी डिसाइड नहीं, कभी भी जो कंपटीशन में आगे बढ़ता चला गया वो सर्वाइव कर लेगा, नहीं हुआ तो नहीं। पर ये इनमें क्या होता है, कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज होता है, कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के केस में अगर नॉर्मल डेथ का टाइम है तो वो फिक्स है कि हाँ मतलब इस टाइम के बाद ही एक नॉर्मल जो है कांस्टेंट रेट से डेथ होती है। नेक्स्ट है वेरिएबल एंड प्रिडिक्टेबल मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का कोई भी टाइम नहीं है, अनप्रिडिक्ट होती है, बट इस केस में ह्यूमन के केस में या केस सेलेक्टेड के केस में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी मॉर्टेलिटी कब होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्लाइड है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व जो आपको क्या बताता है कि कोई भी इंसान जो है वो कितना टाइम और किस स्टेज पे अपना सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वाइवर है और यहाँ पे एज है। पहले ग्राफ जो बना है आपका ये टाइप 1 ग्राफ, ये आपको बताता है देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एज के साथ आपकी मोर्टेलिटी घटती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एज जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे आप ओल्ड हो गए तो आपका टाइम के साथ मोर्टेलिटी हो रही है। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन के केस और टाइप 1 का केस। यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से डेथ होती है, तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 कर्व। टाइप 3 कर्व क्या होता है कि आपका अर्ली स्टेज में ही डेथ हो जाए, सर्वाइव हो पा रहा है तो हो पा रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो पा रहा है। यहाँ इस वाले जो इसमें आपके एग्जाम्पल होते हैं वो लार्ज एनिमल्स या मैमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। यहाँ पे क्या आता है, स्मॉल एनिमल्स आते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो इतने इस यहाँ पे एज में नहीं हो पाते हैं प्रोड्यूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन C3 एंड C4 प्लांट और कैम प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको आप प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत पूछते हैं। C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट्स के कंपैरिजन। तो इसमें क्या है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेज क्या होता है, रुबिस्को। इसमें क्या होता है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेज PEP कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है आपका PEP कार्बोक्सिलेज। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो आपका C3 प्लांट में बनता है वो होता है 3PGF या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें होता है मैलेट या एस्पार्टेट और इसमें भी होता है मैलेट। मैलेट की जगह आपको मैलिक एसिड भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, C3 प्लांट में स्टोमेटा आपका ओपन होता है ड्यूरिंग द डे, पर C4 प्लांट में ड्यूरिंग द डे होता है, और किसमें आपका कैम प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग द नाइट। C3 प्लांट्स में आपका हाई फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन आपका हाई होता है। C4 प्लांट में भी फोटो रेस्पिरेशन हाई होता है और कैम प्लांट में लो होता है। ये C3 प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कहाँ करते हैं, कूल और वेट क्लाइमेट में। ये ट्रॉपिकल और ड्राई क्लाइमेट में C4 प्लांट्स, और कैम प्लांट जो होते हैं वो ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट में करते हैं। नेक्स्ट जो C3 प्लांट होता है उसके टिपिकली लीफ एनाटॉमी होती है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रास एनाटॉमी कहाँ प्रेजेंट होती है, केवल और केवल C4 में। नेक्स्ट जेरोमॉर्फिक एनाटॉमी कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब एरिड स्टेज में भी कहाँ ग्रो कर सकते हैं प्लांट, कैम प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल P जो C3 प्लांट का एग्जाम्पल है वो P है, C4 में मेज है एंड C5 कैम में आपका एलोई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपसे ये फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला एंड ये आपका दिस वन, एंड जहाँ जहाँ मैंने ये स्टार मार्क कर रखा है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा भी चुके हैं और पूछे जाते भी रहेंगे क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अलग तो कुछ लाएंगे नहीं और इम्पोर्टेंट पार्ट है तो पूछना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो जितनी भी स्लाइड्स मैंने अभी आप तक कराई हैं इन स्लाइड्स को आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि बहुत ये आपका कुछ पार्ट है, मतलब बहुत बड़े सिलेबस का मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकाली हुई हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये मेरी मेहनत आपको लगा है कि हाँ मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया हुआ है कुछ चीज़ें सिलेक्टेड, तो आप भी इनको क्या करें, मुझे इसका रिवॉर्ड दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। एक वीडियो अभी आपका और आएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये अभी आपका कुछ टॉपिक्स इसमें से छूट गए हैं जो आपको और पढ़ के जाने हैं। पर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 8 to 10 क्वेश्चंस में से कम आपको, चाहे वो गेट का एग्जाम हो या CSIR का हो, आपको उससे कम नहीं मिलेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और मेरी जो वीडियो है आपको अगर पसंद आया है, डेफिनेटली मुझे लगता है आपको पसंद आया ही होगा, इतनी मेहनत करी है मैंने, तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए।